ओके, तो कल हम लोगों ने काफ़ी लॉसेज वगैरह चीज़ें डिस्कस की थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। इसका मतलब क्या है और सेंस क्या है, हमको बड़े अच्छे से देखना है। अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की बात करूं तो पहले मतलब समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। अगर हम ट्रांसफार्मर के इलेक्ट्रिकल सर्किट को देखें तो दो टाइप के इलेक्ट्रिकल सर्किट होंगे, एक प्राइमरी साइड और एक सेकेंडरी साइड। तो अगर कोई भी लॉस की बात हम करते हैं तो प्राइमरी में हमें अलग कैलकुलेट करना पड़ता है और सेकेंडरी में अलग कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो लॉस के टर्म हैं वो एक साइड आ जाए। कितनी साइड आ जाए? एक साइड आ जाए। तो उसका क्या तरीका है? तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। रिफर टू या तो सारी लॉसेस को किस साइड ले आए? प्राइमरी साइड ले आए, या सारे लॉसेस को कहां ले जाए? सेकेंडरी साइड पे ले जाए। तो ये हमारा एम है। तो सबसे पहले अगर मैं इस ट्रांसफार्मर को रिफर टू करना चाहूं तो दो तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या है। तो अगर मैं यहां पर गौर से देखना चाहूं तो देखो प्राइमरी साइड की बात करते हैं। पहले प्राइमरी साइड की बात करें। अगर मैं प्राइमरी साइड की बात करूं तो देखो वोल्टेज ड्रॉप, या सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मैं सप्लाई वोल्टेज दे रहा हूं, क्या सप्लाई वोल्टेज पूरा इवन में कन्वर्ट हो रहा? नहीं हो रहा। कुछ वोल्टेज रेजिस्टेंस खा जाएगा और कुछ रिएक्टेंस। तो हम लोग प्राइमरी साइड में अगर बात करें रेजिस्टिव ड्रॉप की, रेजिस्टिव ड्रॉप जरा बताओ, प्राइमरी में रेजिस्टिव ड्रॉप कितना होगा? रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? रेजिस्टेंस में करंट कितना? I1, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? I1 R1। देखो और इधर देखिए रिएक्टिव ड्रॉप, I1 X1। ये चीज आ गई। ये किस साइड के ड्रॉप हो गए? प्राइमरी साइड के। चलो सेकेंडरी साइड के ड्रॉप, रेजिस्टिव ड्रॉप। सेकेंडरी साइड में अगर रेजिस्टिव ड्रॉप की बात करें तो सेकेंडरी साइड में रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? करंट है I2, रेजिस्टेंस R2, तो रेजिस्टिव ड्रॉप हो गया I2 R2। रिएक्टिव ड्रॉप कितना हो गया? I2 X2। ये तो समझ में आ रहा है। यानी कि अगर मैं देखूं तो जितना मैंने सप्लाई वोल्टेज दिया, पहले कुछ वोल्टेज इसमें, फिर कुछ वोल्टेज इसमें, फिर बाकी ट्रांसफार्मर एक्शन हो गया, E1 से E2 आ गया, फिर E2 में से रेजिस्टिव ड्रॉप और रिएक्टिव ड्रॉप। तो देखिए प्राइमरी साइड के रेजिस्टिव ड्रॉप और रिएक्टिव ड्रॉप हमें अलग कैलकुलेट करने पड़े, सेकेंडरी साइड के रेजिस्टिव और रिएक्टिव ड्रॉप हमें अलग कैलकुलेट करने पड़े। तो मैं एक ट्रांसफार्मर का नया सर्किट बनाना चाह रहा हूं जिसमें एक साइड लॉस फ्री हो। जरूरी नहीं करें, लेकिन एक प्रोसीजर है, पढ़ना है टॉपिक कि अगर मैं ट्रांसफार्मर की एक साइड को लॉस फ्री करना चाह रहा हूं तो जिस साइड को लॉस फ्री कर रहा हूं उस साइड के लॉसेस कहां ले जाऊं? सेकेंडरी में। यानी कि यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप की बात हो रही है वो प्राइमरी में भी हो रहा है और सेकेंडरी साइड भी हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं? प्राइमरी साइड के वोल्टेज ड्रॉप को खत्म करना चाह रहा हूं, तो वो वोल्टेज ड्रॉप कहां पर ऐड कर दूं? सेकेंडरी साइड में। देखो वही चीज है, सारी चीज लॉस के टर्म में ना, अभी वोल्टेज टर्म की बात हो रही है, वोल्टेज ड्रॉप के टर्म में बात हो रही है। तो यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जो निकालते हैं इन टर्म ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। तो प्राइमरी में अलग वोल्टेज ड्रॉप है, सेकेंडरी में अलग वोल्टेज ड्रॉप है। यानी कि जो वोल्टेज लॉस हो रहा है तो उस वोल्टेज लॉस को, जो प्राइमरी साइड का वोल्टेज लॉस है, उसको कहां लेके चले जाएं? सेकेंडरी में। या सेकेंडरी साइड के वोल्टेज लॉस को कहां लेके चले आए? प्राइमरी में। और एक साइड को लॉस फ्री कर दें। एक साइड लॉस फ्री का करने का मतलब क्या है कि एक साइड से हम रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को हटा दें। तो अगर मैं यहां से इन दोनों को हटाऊंगा तो इस तरफ कुछ रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ऐड कर दूंगा, किसके बराबर? जिससे कि जितना वोल्टेज लॉस हो रहा था प्राइमरी साइड में उतना सेकेंडरी में ऐड हो जाए। तो कैसे ऐड होगा ये हमें देखना है, ठीक है। तो इसके लिए दो हम लोग यहां पर इसके सर्किट पढ़ेंगे। पहला रिफर टू सेकेंडरी साइड। रिफर टू सेकेंडरी साइड। तो अब हम क्या करेंगे, जब मेरी हेडिंग है रिफर टू सेकेंडरी साइड, तो देखो जरा मुझे सारी चीज कहां पर ले जानी है? सेकेंडरी में। यानी कि जो ये ड्रॉप प्राइमरी में हो रहे हैं वो सब कहां ले जाने हैं? सेकेंडरी ड्रॉप में। तो अब दो तरीके समझना, एक तो सारे ड्रॉप यहां ले जाने हैं और उन ड्रॉप को यहां लाने पर क्या होगा? इस तरह की रेजिस्टेंस हम यहां से हटा देंगे। तो मुझे ये पता करना है कि अगर मैं R1 और X1 हटा दूं तो यहां R2 और X2 में मुझे कितनी रेजिस्टेंस ऐड करनी पड़ेगी। दैट्स इट। प्रोसीजर यही है कि अगर मैं एक साइड से रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस हटा दूं तो सेकेंडरी साइड में कितना ऐड कर दूं जिससे ओवरऑल परफॉर्मेंस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। दिस इज नोन एज रिफर टू सेकेंडरी।
एंड व्हाट इज रिफर टू प्राइमरी? रिफर टू प्राइमरी मतलब क्या, सेकेंडरी से दोनों हटा दूं तो प्राइमरी में कितना ऐड कर दूं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ये दो टॉपिक हैं, रिफर टू सेकेंडरी और रिफर टू प्राइमरी। चलो देखते हैं। अगर मैं रिफर टू सेकेंडरी ले जा रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा रिफर टू सेकेंडरी का, कि जो भी वोल्टेज ड्रॉप है प्राइमरी के कहां ले जाओ, सेकेंडरी। केवल किस साइड होंगे, सेकेंडरी। प्राइमरी साइड क्या हो जाएगा, लॉस फ्री। और अगर प्राइमरी साइड लॉस फ्री हो जाएगा तो फिर हमें सेकेंडरी में कितनी रेजिस्टेंस ऐड करनी पड़ेगी। तो जरा देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं रिफर टू सेकेंडरी कर रहा हूं तो सेकेंडरी में पहले से कितना रेजिस्टिव ड्रॉप है, I2। I2 R2, चलो ये तो पहले से ही था। प्राइमरी में कितना था, I1 R1। अब जरा देखो, यानी कि मुझे लॉसेस कहां से ले जाने, प्राइमरी से सेकेंडरी। अब जरा मुझे बताओ, अगर मैं ट्रांसफार्मर का फार्मूला यूज करूं, E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, ये पढ़ चुके हैं, इक्वल टू के। यानी कि कोई भी चीज देखो, अगर मैं E2 की बात करूं तो E2 क्या है, यहां से क्या निकल के आता है, E2 इज इक्वल टू के E1। यानी कि प्राइमरी साइड के सेकेंडरी का वोल्टेज कैसे मिलता है, जब प्राइमरी के वोल्टेज को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, के से। और के क्या है, N2 अपॉन N1, गौर से समझना। यानी कि प्राइमरी से कोई भी वोल्टेज अगर सेकेंडरी जाएगा तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो प्राइमरी का वोल्टेज कितना है, E1, तो सेकेंडरी का कितना है, के टाइम E1। तो अगर प्राइमरी का वोल्टेज ड्रॉप या रेजिस्टिव ड्रॉप कितना है, I1 R1, तो इसको मैं कहां ले जा रहा हूं, सेकेंडरी। तो कोई भी चीज प्राइमरी से सेकेंडरी जा रही है अगर वोल्टेज के टर्म में, तो किससे मल्टीप्लाई हो रही है, के से। तो इसका मतलब ये रेजिस्टिव ड्रॉप वोल्टेज ही है, ये वोल्टेज ड्रॉप प्राइमरी से हटा के कहां ले जाऊं, सेकेंडरी में। तो कोई भी चीज प्राइमरी से सेकेंडरी जाएगी तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, के से। तो यानी क्या होगा, प्राइमरी रेजिस्टिव ड्रॉप रिफर टू सेकेंडरी। प्राइमरी रेजिस्टिव ड्रॉप ये रहा, रिफर टू सेकेंडरी। तो अगर ये सेकेंडरी साइड जाएगा प्राइमरी से कोई भी चीज, E2 क्या होता है, के E1, तो प्राइमरी से कोई भी वोल्टेज अगर सेकेंडरी में ले जा रहे हो तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, के से। तो क्या हो जाएगा, ये गया के I1 R1। देखो बॉस, ये दोनों चीजें समझ में आ गई। तो ये रेजिस्टेंस की बात हो गई। अब जरा रिएक्टेंस की बात करते हैं। रिएक्टिव ड्रॉप ऑफ सेकेंडरी कितना है, I2 X2। ठीक है, अब प्राइमरी रिएक्टिव ड्रॉप रिफर टू सेकेंडरी, रिफर टू सेकेंडरी क्या हो जाएगा, के I1 X1। समझो मतलब, देखो मैं क्या हेडिंग डाला हूं, रिफर टू सेकेंडरी, यानी मुझे ट्रांसफार्मर के सारे वोल्टेज लॉस को एक तरफ के हटाने और एक तरफ के हटा के दूसरी तरफ ऐड कर देने हैं। ये फंडा है। तो देखो अगर कोई भी चीज प्राइमरी से सेकेंडरी जाएगी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, के से। रजिस्टिव ड्रॉप पहले कितना था, I2 R2। अगर प्राइमरी का सेकेंडरी गया तो क्या हो गया, के I1 R1। तो टोटल क्या हो गया, टोटल रजिस्टिव ड्रॉप इज इक्वल टू, देखो जरा, I2 R2 प्लस के I1 R1। देखो रिफर टू सेकेंडरी, सारी चीज कहां ले जानी है, सेकेंडरी। प्राइमरी से कोई भी चीज वोल्टेज सेकेंडरी लाओगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, के से। पहले से सेकेंडरी में कितना वोल्टेज था, I2 R2। प्राइमरी का भी सेकेंडरी लिया तो कितना हो जाएगा, के I1 R1। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप सेकेंडरी में कितना हो गया। अगर मैं रिफर टू सेकेंडरी कर रहा हूं तो सेकेंडरी में कितना होना चाहिए, I2 R2 प्लस के I1 R1। तो कितनी रेजिस्टेंस बढ़ानी, तो देखो तो वहीं से हमें निकालना है रेजिस्टेंस। देखो यहां से अगर मैं फार्मूला यूज करूं, N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2, यहां से I2 क्या आ जाएगा, के I1। देखो सॉरी ये गलत हो गया, यहां से हमें निकालना है I1।
I1 को I के टर्म में लिखना है तो I1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू I2। ये क्या होता है K, तो I1 इज इक्वल टू KI2। देखो गौर से, यहां से अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो क्या निकल के आ जाएगा, I1 की जगह क्या लिख दूं KI2, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा I2R2 प्लस K पहले से था, I1 की जगह KI2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा K स्क्वायर I2R1, उसको क्या लिख सकते हो R2 प्लस K स्क्वायर R1 इंटू I2। देखो बॉस, यानी कि अगर मैंने रजिस्टिव ड्रॉप सेकेंडरी ले गया तो सेकेंडरी में रजिस्टिव ड्रॉप इतना होगा, और अभी कितना हो रहा है I2 R2, तो मैं R2 की जगह कितनी रेजिस्टेंस लगा दूं, ये लगा दूं, और दिस इज कहलाते हैं R02। टोटल रेजिस्टेंस referred to secondary side। टोटल रेजिस्टेंस रिफर्ड टू सेकेंडरी साइड, R02 आ गया, तो क्या आ गया K स्क्वायर R1 प्लस R2। तुम्हारा टर्म देखो जरा गौर से, कुल मिला के क्या किया, ऐसे ही टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, ये X02 सेम तरीके से अगर सॉल्व करेंगे I2X2 प्लस K I1X1, तो ये कितना आ जाएगी X02, हमारी आ जाएगी X2 प्लस K स्क्वायर X1। ये कुल मिला के करना क्या है, अगर प्राइमरी से सेकेंडरी ले जाओगे तो जो भी चीज रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस, तो अब हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, यहां से हमने R1 X1 गायब कर दी, और यहां पर ये क्या हो गई R02 X02, दैट्स इट, दिस इज सर्किट। तो वो वाला सर्किट इस सर्किट में कन्वर्ट हो रहा। R02 क्या है, पहले थी R2 प्लस K स्क्वायर R1 एंड X02 X2 प्लस K स्क्वायर X1। टोटल रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस रिफर टू सेकेंडरी। टोटल रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस रिफर टू सेकेंडरी साइड। प्राइमरी की सारी चीज हटा के सेकेंडरी ले जाओगे तो K स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। कुल मिला के यही करना है, याद भी करना मैंने बता दिया, डेरिवेशन करना भी मैंने बता दिया। देखो प्राइमरी में पहले से कितनी थी R2, अगर सेकेंडरी की लाए तो R1 को सेकेंडरी लेकर तो K स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, पहले से R2 तो और रेजिस्टेंस कितनी आ गई K स्क्वायर R1, तो टोटल R2 प्लस K स्क्वायर X2 प्लस K स्क्वायर X1, टोटल रेजिस्टेंस रिफर टू सेकेंडरी। अब रेफर टू प्राइमरी भी पूछ सकता है, अगर रेफर टू प्राइमरी पूछेगा तो क्या होगा जरा देखो, कोई भी चीज सेकेंडरी से जब प्राइमरी आएगी तो क्या हो जाएगी, देखो E1 इज इक्वल टू E2 बाई के, गौर समझ में, E1 इज इक्वल टू E2 बाई के। अब रेफर टू प्राइमरी करो तो प्राइमरी में पहले से कितना था I1 R1, सेकेंडरी का प्राइमरी में आएगा तो कितना हो जाएगा जरा देखो I2 R2 अपॉन के, तो टोटल रेजिस्टिव ड्रॉप कितना हो जाएगा I1 R1 प्लस I2 R2 बाई के। देखना अब अगर इसको सॉल्व करें तो I2 को क्या लिख सकते हैं I1 बाई के, तो जरा देखो I2 को I1 बाई के लिखो तो क्या हो जाएगा I1 R1 प्लस I1 R2 अपॉन के स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा I1 R1 प्लस R2 बाई के स्क्वायर, यानी कि रेजिस्टेंस क्या हो गई R0। देखो तो जब प्राइमरी से सेकेंडरी ले गए तो प्राइमरी को किससे मल्टीप्लाई किया के स्क्वायर से, और अगर सेकेंडरी को प्राइमरी ले जाओगे तो तुम्हारी क्या निकल के आएगी R01। याद करने का तरीका, रिफर टू प्राइमरी कर रहे हो तो प्राइमरी में पहले से कितनी है R1, उसको थोड़ी चेंज करना, रिफर टू प्राइमरी। रिफर टू प्राइमरी का मतलब सारी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को प्राइमरी साइड ले आओ, सेकेंडरी साइड को खत्म कर दो। तो अगर मैं रिफर टू प्राइमरी करूं तो R01 क्या है R1 प्लस रिफर टू प्राइमरी पहले से R1 थी, सेकेंडरी की लाए होगी तो R2 बाई के, ऐसी X01 X1 प्लस सेकेंडरी की प्राइमरी लाओगे तो X2 बाई के इसका। तो इन दोनों फार्मूलों को यूज कर प्राइमरी सॉरी ये सेकेंडरी
सेकेंडरी और ये प्राइमरी, रेफर टू। सिंपल सा याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं क्या है, गौर से देखो। अगर प्राइमरी की कोई चीज सेकेंडरी ले जाओ तो तुम्हें पता है कोई भी चीज प्राइमरी से सेकेंडरी जाती है तो कैसे, वोल्टेज जब प्राइमरी से सेकेंडरी जाता है तो कैसे मल्टीप्लाई होता है। तो देखो रेफर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी में पहले से कितनी थी ये तो पता ही है ना, प्राइमरी की रेजिस्टेंस R1 और X1, सेकेंडरी की रेजिस्टेंस R2 और X2। जिस साइड रिफर्ड करना उसको चेंज नहीं करना। अब रेफर टू सेकेंडरी करना है, रेफर टू सेकेंडरी, तो प्राइमरी की रेजिस्टेंस कितनी थी R1, सेकेंडरी कितनी थी R2। कर क्या रहे हो, रेफर टू सेकेंडरी, तो सेकेंडरी की पहले से कितनी R2 उसको चेंज नहीं किया, रेफर टू सेकेंडरी, प्राइमरी वाली सेकेंडरी ला रहा हूं, तो प्राइमरी से कोई भी चीज सेकेंडरी आएगी तो सीधा k स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, याद करवा रहा हूं। तो प्राइमरी रेजिस्टेंस R1 जब सेकेंडरी जाएगी तो k स्क्वायर R1 हो जाएगी, सेकेंडरी में थी कितनी R2, तो टोटल रेजिस्टेंस सेकेंडरी की कितनी हो गई। अगर प्राइमरी की हटा देता हूं तो सेकेंडरी की पहले से R2, प्राइमरी की आ गई k स्क्वायर, तो R2 प्लस k स्क्वायर R1, ये R02 होगी, ऐसी X02 होगी। अब अगर सेकेंडरी की प्राइमरी ले जाओगे तो प्राइमरी में पहले से क्या है R1, अब सेकेंडरी आई तो उल्टा हो जाएगा, प्राइमरी की पहले से R1 थी, सेकेंडरी की प्राइमरी ले गए तो k स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो रेफर टू प्राइमरी, तो R01 पहले से R1, सेकेंडरी की तो R2 अपॉन k स्क्वायर। याद करने का तरीका, डेरिवेशन क्या है मैंने पूरा करके तुम्हें दिखाया है, बाकी नोट्स में भी देख सकते हो। तो दिस इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, रेफर टू प्राइमरी एंड रेफर टू सेकेंडरी से, ठीक है, हो जाएगा ये चीज। इसको अच्छे से देखना, इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं, रेफर टू प्राइमरी और रेफर टू सेकेंडरी। चलिए अब एक न्यूमेरिकल की हम जो थोड़ी सी शुरुआत करते हैं, लॉसेज हमने पढ़ लिया, रेफर टू प्राइमरी और रेफर टू सेकेंडरी पढ़ लिया। मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, सिंपल सा एक डेटा दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल में कैसा डेटा आएगा उस डेटा को समझते हैं। तो मैं हेडिंग इसको दूंगा जर्नल इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बताने जा रहा हूं कि जो ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल आएगा उसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या दी रहेंगी, तो वो समझते हैं। सबसे पहले तुम्हें दिया रहेगा सिंगल फेज 2 kVA ट्रांसफार्मर, ये इंफॉर्मेशन हर न्यूमेरिकल में तुम्हें मिलनी है। दिस इज केवीए रेटिंग। छोटा सा मैं ट्रांसफार्मर भी यहां पर बना लेता हूं, उसका मतलब क्या है जरा समझना है, शॉर्ट में बनाऊंगा। V1 R1 X1 X2 R2 E1 E2 N1 N2 V2 I2। चलो देखते हैं, एक बार व्यू देखते हैं सही से आ रहा है कि नहीं। चलिए ट्रांसफार्मर का अब आप डायग्राम तो तुरंत समझ ही जाते हो। तो जनरली कोई भी न्यूमेरिकल या थ्योरी जो तुम्हें आगे पढ़नी उसमें कुछ चीजें समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफार्मर की इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। तो ये जो भी रेटिंग है ट्रांसफार्मर की, ये आइडियल ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है, गौर से समझना। कौन से ट्रांसफार्मर की आइडियल, हर न्यूमेरिकल में दी रहेगी। क्या प्रैक्टिकली ऐसा होगा, तो ये लोग जो ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल देंगे वो आइडियल मान के देंगे, उसमें जो प्रैक्टिकल के टर्म में तुम्हें खुद ऐड करने, जरूरत कहीं ज्यादा पड़ने वाली नहीं। इसका मतलब क्या है जनरली 100/200, इसका मतलब है E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू, देखो ये सेकेंडरी वोल्टेज और ये प्राइमरी, इसी को क्या बोल दोगे कि, और जरूरत पड़ने पर यही क्या हो जाएगा V2 अपॉन V1, देखो, और यहां से हमारा K क्या निकल के आएगा 2। गौर से देखते जाओ, इंफॉर्मेशन हर न्यूमेरिकल में आएगी। वर्किंग का मतलब क्या है, दिस इज योर V1 अपॉन V2, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है ये है कि अगर 100 वोल्ट देंगे प्राइमरी में तो सेकेंडरी में कितना मिलेगा 200।
लेकिन वो किस केस में? आइडियल केस में। ये सारी रेटिंग किस केस की है? आइडियल केस की। तो जो ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल आएगा 90% न्यूमेरिकल इतनी इंफॉर्मेशन से चलते हैं, बाकी सब तुम्हें आती है। गौर से समझना, क्या चीज समझ में आ गई? तो आपको ये प्राइमरी साइड और ये सेकेंडरी साइड नॉर्मली एज्यूम करके चलना है जब तक कि और कुछ लैंग्वेज ना आए, और कुछ लैंग्वेज आएगी तो देखेंगे। ये समझना, न्यूमेरिकल लगाने के लिए कोई थ्योरी नहीं है, बेस अच्छे से क्लियर करना तुम्हें न्यूमेरिकल का, कि अगर ये इंफॉर्मेशन दी है तो इनमें से कोई भी एक मतलब आप इससे ले सकते हो अकॉर्डिंग टू दी लैंग्वेज। आगे की लैंग्वेज क्या है? अगर लैंग्वेज में तुम्हें जरूरत पड़ रहा है कि V2 और V1 की जरूरत पड़ रही है और आगे लैंग्वेज में V2 अपॉन V1 समझ में नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली V2 200 वोल्ट, V1 100 वोल्ट तुम एज्यूम कर सकते हो और करोगे सारे न्यूमेरिकल्स। जबकि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में V2 E2 अलग होगा, V1 और E1 अलग होगा। तो तुम्हें यहां पर करना क्या है? जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है उसके न्यूमेरिकल आइडियल मान के करने हैं जहां जरूरत पड़ जाए। और ऐसा नहीं है कि वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि आइडियल और प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। चूंकि फेजर डायग्राम सिलेबस में नहीं है तो हम एक पार्ट उसका हटा दे रहे हैं कि हम V2 और E2 में डिफरेंस नहीं कर रहे हैं। डिफरेंस होगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा कि हमें प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल में कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो सारे न्यूमेरिकल इसी एजम्पशन के साथ लगाने हैं कि जो न्यूमेरिकल आपको दिया गया वो एक आइडियल ट्रांसफार्मर है। हाँ, उसकी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की होगी, उसमें R1 भी होगा, X1 भी होगा, लेकिन तुम न्यूमेरिकल को सॉल्व किस तरीके के करोगे? आइडियल ट्रांसफार्मर एज्यूम करके। कैसे, वो मैं बता रहा हूं। तो ये चीज क्लियर होगी। अकॉर्डिंग टू यूज आप ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, कौन सी साइड हाई वोल्टेज साइड है? सेकेंडरी साइड। नॉर्मली अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। यहां पर सेकेंडरी हाई वोल्टेज साइड और प्राइमरी लो वोल्टेज साइड। तो कभी कभी हाई और लो के टर्म में भी आएगा। दूसरी चीज केवीए का मतलब क्या है? 2 केवीए। तो V2 इंटू I2, यानी कि आउटपुट में V2 इंटू I2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 इंटू 10⁻³ केवी है तो VME मैक्सिमम। इसी को बोलते हैं फुल लोड कैपेसिटी। यानी कि अगर मैं ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे लोड को कम ज्यादा करूं, यानी करंट को कम ज्यादा करूं, तो मैक्सिमम, देखो V2 तो चेंज नहीं होगा, V2 तो फिक्स है 200 वोल्ट। अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है तो आइडियल मान के न्यूमेरिकल लगाना है। आपका V2 कितना है? 200 नॉर्मली। तो अगर V2 200 है, ये कभी चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं करंट को कम ज्यादा करूंगा लोड कम ज्यादा करने के कारण, तो जब लोड और कम और ज्यादा होगा तो मैक्सिमम जो V2 I2 की वैल्यू कितनी हो सकती है? 2 इंटू 10⁻³ यानी कि फुल लोड। यानी कि ये ट्रांसफार्मर फुल लोड पे आउटपुट कैपेसिटी कितनी देगा? 2 इंटू 10⁻³ फुल लोड पे। अब अगर लोड नहीं है तो V2 I2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है V2 I2 की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10⁻³, जिसमें V2 कितना है? 200 फिक्स है। क्या हम I2 निकाल सकते हैं? लेकिन I2 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? फुल लोड। अच्छा, अगर मैं बोल दूं हाफ लोड, यानी कि फुल कैपेसिटी पे अगर 2 है तो हाफ कैपेसिटी पे 1 हो जाएगा। तो यानी कि V2 I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 इंटू 10⁻³ किस लोड पे? हाफ लोड। यानी कि समझो जरा, ये जो V2 I2 की वैल्यू है, ये अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? आपको लोड पता होना चाहिए जो न्यूमेरिकल में दी गई है। 2 kVA ट्रांसफार्मर, दिस इज V2 इंटू I2 एट फुल लोड मैक्सिमम। हाँ, अब लोड अगर फुल लोड पे तो V2 I2 2 होगा। अगर न्यूमेरिकल में कहते हैं हाफ लोड पे ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है तो V2 I2 2 नहीं लेंगे, 1 लेंगे। हाफ का मतलब जितनी फुल लोड पे उसकी आधी। अच्छा, 1/3 लोड, सिंपल सा है। जो फुल लोड पे आधे में उसको आधा कर दो, 1/3 में उसको 1/3 कर दो। तो फुल लोड पे 2, तो हाफ लोड पे 1/2 तो 1 हो गई। 1/3 लोड पे 2/3 हो गई। तो V2 I2 की वैल्यू चेंज होती रहेगी। और एक चीज, ट्रांसफार्मर का V2 और V1 दोनों क्या है? फिक्स। यानी कि V2 की क्या है? फिक्स कांस्टेंट। तो ओनली I2 इज वेरिएबल and depend upon load। बड़ी सीधी सी बात। अब ये लोड ही तो है I2। लोड, अगर लोड को कम ज्यादा करेंगे तो करंट की वैल्यू कम ज्यादा होगी। किस तरीके से कम ज्यादा होगी? अगर लोड को आधा कर दो
तो करंट भी आधा हो जाएगा। क्यों? V2 तो फिक्स है। तो जैसे लोड का मतलब मैं कह दूं आधा कर दिया, तो सबसे पहली चीज हमें हर लोड पे करंट निकालना आना चाहिए आउटपुट। तो देखो V2 पता है, V2 फिक्स है, तो अगर मैं लोड को आधा करूंगा तो करंट भी आधा हो जाएगा। तो लोड को आधा करने का मतलब करंट को आधा करना, और अगर करंट आधा हो गया तो V2 I2 की वैल्यू भी आधी हो जाएगी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है तुमको। देखो सिंपल अपने तरीके से देखो, मुझे सोचने की देखो। V2 फिक्स है, क्या हर लोड के लिए I2 निकाल लोगे? निकालो, या एक बार निकाल लो। जैसे मैं कह दूं I2 यहां पर 5 एम्पियर है, कितना है? 5 एम्पियर। निकालते हैं न्यूमेरिकल में I2 फुल लोड पे, निकालो जरा। V2 कितना है? 200 इंटू I2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 3। तो I2 कितना आ जाएगा जरा देखिए, 10 एम्पियर। समझ? अब मैं न्यूमेरिकल के साथ ही कर रहा हूं। फुल लोड पे तुमने I2 निकाला, ये कैसे? क्योंकि ट्रांसफार्मर फुल लोड पे कितना था? 2 kVA है, तो हम लोगों ने निकाल लिया V2 I2 इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 3। V2 कितना है? 200, तो I2 आ गया फुल लोड पे। अच्छा, हाफ लोड पे फार्मूला यूज करो या डायरेक्ट लिख दो? अगर मैं हाफ लोड पे निकलूंगा तो हाफ लोड का मतलब अगर फुल लोड पे चीज पता है तो हाफ लोड पे निकालने की जरूरत नहीं। क्यों? लिखो जरा, V2 200, I2 निकालना है, 1 करोगे तो ऑटोमेटिक 5 एम्पियर आ जाएगा। देखो, और चाहे तो फार्मूले में रख लो। तुम्हें ये दो चीजें निकालना आना चाहिए, V2 I2 की वैल्यू और I2 की वैल्यू। समझ लो, V2 I2 की वैल्यू और I2 की वैल्यू। V2 तो फिक्स है, और मतलब क्या है, तुम अगर गौर से देखोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। मैं बार बार बताऊंगा, कंफ्यूजन होगा। बड़ी छोटी सी चीज बता रहा हूं कि ये जो टर्म है फुल लोड के लिए है 2, तो हाफ लोड के लिए 1, 1/3 लोड के लिए 1/3, और ये है क्या? V2 इंटू I2। तो यहां से हमें I2 निकालना सीख लिया। जब भी I2 निकालो ध्यान रखना I2 किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? लोड पे। यहां पर I2 कितना हो जाएगा? 10/3। तो किसी भी लोड पे हम करंट फाइंड कर लेंगे। इन तीनों लोड पे अब एक नई चीज निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने किसी भी न्यूमेरिकल में ये निकालना हमें आना चाहिए। इतनी ही इंफॉर्मेशन से 90% न्यूमेरिकल हमारे सॉल्व हो जाते हैं। ये निकालना आ गया। अब अगली क्या क्या चीज दी रहेगी वहां पर देखते हैं। मान लो इसी ट्रांसफार्मर में मैं दे दूं R1 R2 X1 X2 0.1 ओम, 0.2 ओम, X1 0.3 ओम, 0.5 ओम। ये इंफॉर्मेशन और दी गई है ट्रांसफार्मर की। अब देखो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर रहे हैं? आइडियल। एक इंफॉर्मेशन अगर और आ गई कि इस ट्रांसफार्मर की एग्जांपल है, इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी रेजिस्टेंस 0.1 ओम, 0.2 ओम, और रिएक्टेंस 0.3 और सेकेंडरी रिएक्टेंस 0.5। तो ट्रांसफार्मर कैसा होगा? प्रैक्टिकल। लेकिन इस न्यूमेरिकल को सॉल्व ऐसे ही करेंगे आइडियल मान के। बात खत्म हो गई, ज्यादा झंझट लेने की जरूरत ही नहीं है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आई जिससे पता लग गया ये प्रैक्टिकल है। लेकिन मैंने क्या बताया, यहां पर हमने फेजर डायग्राम तो पढ़े नहीं है, तो डेफिनेटली प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को आइडियल एज्यूम करके ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। यानी कि जब जरूरत पड़े ये V1 और V2, E1 और E2। एक्चुअली ये E2 अपॉन E1 दिया हुआ है, लेकिन इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं? V2 अपॉन V1 अकॉर्डिंग टू आइडियल ट्रांसफार्मर। तो सारे फार्मूले हमें कैसे क्या निकालना आइडियल ट्रांसफार्मर के हमने यहां फाइंड कर लिए। अब अगर मैं पूछूं ये ट्रांसफार्मर ऐसा है, अब तुम्हें निकालना है रेफर टू सेकेंडरी। अगर कोई न्यूमेरिकल आता है रेफर टू सेकेंडरी का और रेफर टू प्राइमरी का, तो कैसे करना है? तो अब मुझे निकालना है इस ट्रांसफार्मर को रेफर टू सेकेंडरी। सबसे पहले रेफर टू सेकेंडरी करके देखते हैं। अगर रेफर टू सेकेंडरी करूंगा तो ये हट जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा? R02 और X02। R02 निकालते हैं। रेफर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी की रेजिस्टेंस कितनी है? रेफर टू सेकेंडरी का फार्मूला क्या होता था? सारी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस सेकेंडरी ले जाओ। तो पहले रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं रेफर टू सेकेंडरी कर रहा हूं तो सेकेंडरी की रेजिस्टेंस R2, प्राइमरी की जब सेकेंडरी जाएगी तो कितनी हो जाएगी? K² R1। देखो R2 कितना है? 0.2 प्लस K कितना है? 2, तो K² कितना हो गया? 4। R1 कितना है? 0.1, यहां से हमारा आ गया 0.6 ओम। तो R02 कितनी आ गई? 0.6 ओम। नाउ X02 निकाल लो। X2 प्लस K² X1। X2 है कितना? 0.5, K² 4, X1 कितना है? 0.3, यहां से आ गया 1.7 ओम। तो X02 की वैल्यू आ गई
1.7। काम खत्म हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ट्रांसफार्मर दोनों साइड था, एक साइड लॉस फ्री कर दिया, एक साइड तो R02 X02 आ गया। अब ये तो हो गया रेफर टू सेकेंडरी। क्या रेफर टू प्राइमरी भी निकाल सकते हैं। प्राइमरी में क्या चाहिए, रेफर टू प्राइमरी। फार्मूला याद करने वाली चीज है, R01 प्राइमरी में ले जा रहे हो, तो जब कोई चीज प्राइमरी ले जाओगे तो प्राइमरी वाली तो होगी, तो प्राइमरी वाली कितनी है, R1 रेजिस्टेंस प्लस सेकेंडरी की लाओगे तो किससे डिवाइड कर दोगे, के स्क्वायर से। सॉल्व कर लो। R1 में पहले कितना था, R1 0.1 ओम प्लस सेकेंडरी कितना था 0.2 अपॉन 4। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.15 ओम आ गया। ऐसे X02 निकाल लो, सॉरी X01 प्राइमरी में पहले से कितना है 0.5, सॉरी प्राइमरी में कितना है 0.3 और प्लस सेकेंडरी का 0.5 का अपॉन 4। सेकेंडरी है तो वहाँ पर सेकेंडरी 0.2 है तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी X01 आ गई। R01 और X01 निकालना है। रेफर टू प्राइमरी, रेफर टू प्राइमरी और रेफर टू सेकेंडरी। रेफर टू सेकेंडरी का ये सर्किट बनाया है। रेफर टू प्राइमरी का सर्किट कैसे बनेगा, यहाँ हटा देंगे सब। तो किसी भी ट्रांसफार्मर को जो दोनों साइड R1 X1 दिया उसको अगर हम चाहें न्यूमेरिकल में चाहें तो ऐसा परिवर्तित कर सकते हैं, और नहीं भी चाहें तो क्वेश्चन आता है फाइंड टोटल रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी एंड रेफर टू सेकेंडरी। क्वेश्चन क्या आएगा, इस तरह दे देगा डाटा, तो मैं रेफर टू सेकेंडरी पूछ लेगा या रेफर टू प्राइमरी। सिंपल न्यूमेरिकल है, फार्मूला बेस्ड, कोई भी डाउट नहीं इसमें। देखो जरा। अच्छा एक चीज और यहाँ पर यूज करनी है हमें। अगर मान लो तुम्हें ये डेटा दिया गया है और तुमसे कॉपर लॉस पूछता है, आगे हम लोग यहाँ पर कॉपर लॉस निकालना सीखें। ये सीख गए, ये सीख गए, रेफर टू प्राइमरी और रेफर टू सेकेंडरी। अच्छा अगर मुझे I2 निकालना आ गया तो क्या मैं कॉपर लॉस की बात करता हूं इसी न्यूमेरिकल में। कॉपर लॉस होता कितना था, अगर दोनों साइड रेजिस्टेंस लगी थी तो कॉपर लॉस क्या हो गया I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2। जरा देखो ये कब होता है, जब ट्रांसफार्मर दोनों साइड है। अब ट्रांसफार्मर को मैं एक साइड करना सीख गया, तो अगर मैं रेफर टू सेकेंडरी कर दूं तो प्राइमरी में कोई कॉपर लॉस होगा, नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी साइड रेजिस्टेंस हमने हटा दी, कहां लगा दी, सेकेंडरी में। तो अब देखो इस ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस कितना हो गया, ये तो हट गया ना प्राइमरी। सेकेंडरी में कितना हो गया, तो या तो ऐसे निकालो या क्या ऐसे निकालो, दोनों फार्मूले सही है। या कैसे निकालो, देखो मतलब समझ रहे हो नहीं, समझने वाली बात है। ये दोनों फार्मूले कब वैलिड है, जब मैं ट्रांसफार्मर को या तो रेफर टू सेकेंडरी बना दूं या रेफर टू प्राइमरी बना दूं। अगर दोनों साइड है तो दोनों साइड कॉपर लॉस होगा। अगर मैंने रेफर टू प्राइमरी या सेकेंडरी कर दिया तो एक साइड लॉस चला जाएगा, एक साइड बचेगा। देखो R02 क्या है, टोटल रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी। R01 क्या है, टोटल रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी। तो जो कॉपर लॉस का फार्मूला ये मैंने पहले बताया था, तब दो रेजिस्टेंस दोनों साइड थी। अब एक साइड की रेजिस्टेंस हटा के दूसरी साइड की बढ़ा दी, तो ये तो हट गई, तो ये हो गया। अगर ये हट गई तो ये हो गया, क्योंकि ये हट गई तो R1 बढ़ गई, कितनी बन गई R01। अगर ये हट गई तो R2 बढ़ गई, कितनी हो गई R02। तो कॉपर लॉस इन तीनों फार्मूलों में से किसी भी एक फार्मूले से निकाला जा सकता है। जनरली किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम ये फार्मूला ज्यादा यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें I2 निकालना सीख लिया है I2। तो अब अगर मैं कॉपर लॉस तुमसे पूछूं तो देखो R02 पता है कितनी है 0.6 ओम। तो देखो इस फार्मूले का यूज करें तो R02 है 0.6 ओम इंटू I2 स्क्वायर। I2 क्या है देखो जरा, तो अब देखो कॉपर लॉस, तो कॉपर लॉस फिक्स होगा कि अलग अलग होगा। देखो हर लोड के लिए कॉपर लॉस अलग अलग होगा, क्यों 0.6 तो फिक्स हो गया। अब फुल लोड पे कॉपर लॉस निकालो तो कितना हो गया, करंट कितना हो गया I2 स्क्वायर इंटू R02 0.6 है, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना लॉस आया 60 वॉट। किस लोड पे, फुल लोड। ठीक है, दूसरा कॉपर लॉस 5 का स्क्वायर हाफ लोड पे, 25 छक्का 150 यानी कि 15 वॉट हाफ लोड पे। समझ रहे हो मेरा मतलब, यानी कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या कैसे चेंज हो रहा है इस आसान न्यूमेरिकल से आपको समझना है। और अगर ये समझ लियो तो आगे की थ्योरी और न्यूमेरिकल हो गया आपकी एफिशिएंसी वगैरह की। गौर से समझो पूरा मुद्दा। ट्रांसफार्मर को या तो दोनों साइड रखो या एक साइड कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक क्वेश्चन आएगा जिसमें तुमसे कहेगा रेफर टू सेकेंडरी बताओ, रेफर टू प्राइमरी बताओ, तो तुम्हें ये करना ही करना है। एक साइड को लॉस फ्री बनाना जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए।
अब तुम्हें पता है कि I2 की वैल्यू लोड पे डिपेंड करती है, फुल लोड, हाफ लोड, 1/3 लोड। इसका मतलब कॉपर लॉस भी किस पे डिपेंड करेगा? लोड पे। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं देखूं कॉपर लॉस का I2 स्क्वायर R02, तो अगर करंट को कम ज्यादा करोगे तो कॉपर लॉस भी कम ज्यादा होगा, फुल लोड पे अलग आएगा, हाफ लोड पे अलग आएगा। तो इस न्यूमेरिकल से ये अंदाजा लगाना है कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी चीज वेरिएबल होती है। आयरन लॉस, एक बार आपने सप्लाई वोल्टेज दे दिया तो आयरन लॉस कभी भी चेंज नहीं होगा, वो आपको दिया जाएगा, निकालना नहीं है आयरन लॉस आएगा। कॉपर लॉस आपको निकालना है, क्योंकि कॉपर लॉस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस पे। या तो R1 और R2 दे देगा तो दोनों साइड लगाना पड़ेगा। अगर आपको R1 और R2 पता है तो आप R02 और R01 निकालना सीख गए। तो अगर R1 R2 दोनों साइड दी गई तो उसको एक साइड कन्वर्ट कर लो, नॉर्मली R02 निकाल लो। अब कॉपर लॉस पूछा जाए तो कॉपर लॉस जैसे ही मैं तुमसे पूछूं तुरंत मन में क्या जाना चाहिए? भैया कॉपर लॉस पूछ रहे हो तो पहले लोड तो बताओ कि फुल लोड पे निकालना है कि हाफ लोड पे। क्यों? क्योंकि हर लोड पे करंट अलग अलग है। अगर करंट अलग अलग है तो कॉपर लॉस भी अलग अलग होगा। इसलिए इस लॉस को क्या बोलते हैं? वेरिएबल लॉस, क्योंकि ये आउटपुट लोड पे डिपेंड करता है। तो अब आपको कॉपर लॉस निकालना आ जाना चाहिए, करंट निकालना आ जाना चाहिए, V2 I2 की वैल्यू आ जानी चाहिए, रिफर टू प्राइमरी और रिफर टू सेकेंडरी आ जाना चाहिए। इतनी चीजें आ गई, आगे का मैं आपको बड़े अच्छे से करवा लूंगा। गौर से देखो सारी चीज, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की तरह ट्रीट करना, कैसे कौन सी चीज निकालनी है अच्छे से सीख लो। इतनी ही चीज आगे जरूरत पड़नी है बस। फुल लोड पे अगर कॉपर लॉस पता है तो हाफ लोड पे कॉपर लॉस ऑटोमेटिक निकालना आ जाना चाहिए तुमको। देखो जरा गौर से कैसे वो चीज यहां पर क्लियर हो रही है। अगले लेक्चर में उसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। देख लो इसको, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से देखना। थैंक यू।